नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैरेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर था जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला नंबर चैप्टर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी कि स्थिर विद्युत में हम विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उसी में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी हमने। और लास्ट हमने जो परिभाषा बताई थी वीडियो के एंड में वो था आपका समरूप विद्युत क्षेत्र की। जो हम लास्ट में जो वीडियो में लास्ट टॉपिक था जो हमारा क्या था, समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे थे। क्या था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र हमने किसको कहा था कि सपोज विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सर। तो वह विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा क्या रहती है, समान रहती है। वह विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या बनी रहती है, एक समान बनी रहती है, उसे हम लोग कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र लिया, हर बिंदु पर, यहाँ कोई भी अगर मैं बिंदु ले लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे, सेम रहे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम। किसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर। तो आप ये बता सकते हो किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट आर रिमेन सेम और इक्वल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बिल्कुल सर, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, परिमाण और दिशा में समान रहेगी। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर रखा हुआ है तो उस आवेश पर बल कितना लगता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल कितना लगता है, फोर्स कितना अप्लाई होता है। फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया जी। और कौन सा विद्युत क्षेत्र है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर। हमने इसमें एक बिंदु पर, ये बिंदु हमने मान लिया P बिंदु, हर बिंदु पर इसके पास में क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिल्कुल सर। हमने किसी पॉइंट P के ऊपर एक आवेश रख दिया Q, जो P पॉइंट है इस पर हमने कोई आवेश क्या रख दिया है, Q रख दिया है, या कोई चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके से। तो कोई चार्जिंग पार्टिकल हमने लिख दिया जिसके ऊपर चार्ज क्या है, Q है, और इसका मास कितना है, जो पार्टिकल हमने रखा है उसका मास है m। ठीक है सर। तो चार्जिंग पार्टिकल अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। बिल्कुल सर। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी, तो उसके थ्रू इस चार्ज पर या इस आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। जो चार्ज हमने रखा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि उस आवेश के ऊपर विद्युत बल लगेगा। कितना फोर्स अप्लाई होगा या कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू उस पॉइंट पर जो हमने आवेश रखा है वो आवेश इनटू यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पर कितना अप्लाई होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको ये बताना है कि वहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो ये हो गया चार्ज, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पर चार्ज कितना है और वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये हो गया F इज इक्वल टू क्यू ई। और अकॉर्डिंग टू हम लोग बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी फोर्स जो होता है ये मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है।
मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2। ये हुआ फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही किसको डिनोट कर दिए, फोर्स को, कि चार्जिंग पार्टिकल पर क्या लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप दोनों को क्या करोगे, बराबर कर दोगे। तो यहाँ से देखिए एम ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। तो यहाँ से अगर मैं ए फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन में एम। तो ये हुआ हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई चार्जिंग पार्टिकल रख दिया तो उस चार्जिंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आएगा, उसका त्वरण क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्जिंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया, बिल्कुल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। या मैं चार्ज से रिलेट करूं तो जिस पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ इनवर्सली करेलेशन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो हमारा आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो किसी चार्जिंग पार्टिकल को अगर हम लोग रखते हैं या किसी आवेश को रखते हैं किसी बिंदु पर, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू उसके अंदर क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण उस कण का क्या है कि उस वस्तु या कण का, जो आवेशित का वस्तु हमने रखी है या आवेशित कण हमने रखा है, उसका त्वरण आवेश के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि द्रव्यमान अगर बढ़ाएंगे तो त्वरण का मान घटेगा, द्रव्यमान अगर घटाएंगे तो इसका त्वरण का मान बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सर, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में समरूप विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, समरूप है, तो इस समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा होता और एक बिंदु पर प्रोटॉन को रखा होता, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो बताइए किस पर किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का विद्युत त्वरण ज़्यादा होगा या प्रोटॉन का त्वरण ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है सर Q कैपिटल E अपॉन M। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सेम है क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पर द्रव्यमान किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और वहीं मैं बात करूँ प्रोटॉन के लिए, अगर ये फॉर्मूला लिखूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज और E यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। तो आप दोनों क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए हमने सूत्र लिखा, तो E यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश तो समान होता है, तो आवेश के आधार पर तो हम लोग चार्ज के बेस पर तो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का सेम है। और वहीं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सर समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही प्रोटॉन के लिए आएगा। तो कैपिटल ई से भी हम लोग नहीं बता सकते, तो हमें क्या पता लगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, किसका ज्यादा होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में ज्यादा होता है। और आपको बता दूं कि सिंगल प्रोटॉन का जो मास है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के मास के 1837 गुना होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, 1837 गुना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलो होता है, बिल्कुल सर। सिंगल प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, बिल्कुल। आप इन दोनों का रेशियोज फाइंड करिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का आपको 1836 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसको हमने लिख दिया 1837। कुछ कंपटीशन की बुक्स के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 1840 भी लिख दी जाती है, तो वो किसके लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, इसलिए। बाकी रियल वैल्यू 1837 पॉइंट कुछ आएगा, उसको हम लोग 1837 लिख सकते हैं। 1836 पॉइंट कुछ आएगा तो उसको 1837 हम लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या हुआ, ज्यादा हुआ। और अभी अभी हमने बात की, जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण क्या रहेगा, कम रहेगा। तो क्या पता लगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन की तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा, प्रोटॉन का त्वरण क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये हमारे पास में बात हुई त्वरण की। इस तरीके से हमें किसी चार्जिंग पार्टिकल का आवेश और द्रव्यमान पता है तो हम लोग उनमें संबंध बता सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसका त्वरण ज्यादा है, किसका त्वरण कम है। क्लियर है आपको ये? देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर उसमें त्वरण हमने प्राप्त कर लिया था, QE बटे में कितना आया था, m आया था। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर QE बटे में m। Q उस कण का आवेश है, कैपिटल E वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, m उस कण का द्रव्यमान है, a उसका त्वरण हो गया। ठीक है सर। एक अगर मैं कण की बात करूंगा, अच्छा देखिए पहले इस सूत्र के अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि एक वर्ड आ रहा है Q बटे में m, ये आ रहा है आपका इकाई द्रव्यमान पर आवेश। इसको क्या पढ़ोगे आप, कैपिटल, जैसे m द्रव्यमान पर आवेश, m द्रव्यमान पर आवेश कितना है सर, Q है। तो अगर मैं इकाई किलोग्राम द्रव्यमान पर बात करूंगा, सॉरी इकाई द्रव्यमान पर आवेश की बात करूंगा तो Q बटे में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एकांक द्रव्यमान पर आवेश, ये Q बटे में जो m आया है ये क्या है, इकाई द्रव्यमान पर आवेश है। एकांक द्रव्यमान पर क्या है, ये आवेश। क्या पढ़ोगे आप इसको, एकांक द्रव्यमान पर आवेश, एकांक द्रव्यमान पर क्या आ गया, ये आवेश आ गया। तो एकांक द्रव्यमान पर जो आवेश है इसको बोला जाता है आवेश के हस्ताक्षर। याद रखिएगा, सिग्नेचर ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का हस्ताक्षर। आवेश का हस्ताक्षर किसे कहा जाता है, सिग्नेचर ऑफ चार्ज किसे कहा जाता है, पर मास जो चार्ज आता है, पर किलोग्राम जो आपका चार्ज आता है उसे कहा जाता है सिग्नेचर ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का हस्ताक्षर। या आप इसे क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक चार्ज, इसको क्या कह सकते हो आप, स्पेसिफिक चार्ज भी इसको कहा जाता है, यानी कि हम लोग इसको विशिष्ट आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट आवेश क्या है, इकाई द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश है। विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज क्या है, पर किलोग्राम मास जो चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पेसिफिक चार्ज, कि मास से डिफाइन होता है, पर मास कितना चार्ज है, यही होता है आपका सिग्नेचर ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं इसको आप, और विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज भी कह सकते हो। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इट्स डिपेंड ऑन चार्ज, इट्स डिपेंड ऑन, सॉरी चार्ज, इट्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इट्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जो आपका Q अपॉन में m है, या हम स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहे हैं या आवेश के हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, आवेश के गुणधर्म जब मैंने आपको पढ़ाए हैं तो आवेश जो है ये वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर आवेश निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता आवेश, लेकिन Q बटे m विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। इसलिए आवेश तो कैसी राशि थी, अनापेक्ष राशि है, लेकिन Q बाई m विशिष्ट आवेश या आवेश का हस्ताक्षर कैसी राशि है, सापेक्षिक राशि है। आप ये जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, और द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है। इसलिए द्रव्यमान की वजह से Q बाई m जो है टोटल किस पर डिपेंड करेगा, वेग पर। तो याद रखिएगा, चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ स्पीड बट Q अपॉन m, स्पेसिफिक चार्ज इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी और स्पीड। ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो ये हुआ एक छोटा सा आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आवेश का हस्ताक्षर किसे कहते हैं या स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो Q बाई m को कहा जाता है विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, एक पर्टिकुलर अगर मैं पार्टिकल की बात करूंगा, एक निश्चित अगर मैं कण की बात करूंगा, एक निश्चित कण के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेता हूं मैं, एक निश्चित कण के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके से कोई चार्जिंग पार्टिकल है, उसके लिए Q आपको पता होगा, M आपको पता होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो Q हमें पता है, M हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और कैपिटल E ये तो सर दिया ही जाएगा समरूप विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि एक्सेलरेशन जो है ये क्या रहेगा, नियत रहेगा, एक
अगर निश्चित पार्टिकल के लिए बात करूंगा, ये पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए बात करूंगा, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सर। और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहता है, त्वरण जब आपका नियत होता है, तो न्यूटन की गति के समीकरण लागू होते हैं, गति के समीकरण लागू हो जाते हैं, या इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है आपका, वो अप्लाई आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो देखिए वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। किसी भी चार्जिंग पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 रहेगा, प्लस एक्सेलरेशन एज इट इज, टाइम आपका एज इट इज, तो v इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, 80 आएगा। यानी कि यहाँ से v इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जैसे हमने भी एक्सेलरेशन बात की थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन किया था, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वेग इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा आएगा प्रोटॉन की तुलना में। वही कॉन्सेप्ट, जिसका त्वरण ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा। त्वरण किसका ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान कम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है प्रोटॉन से। गुड, तो यहाँ से ये हो गया, बिल्कुल सर। v इक्वल टू, अगर हम लोग a की वैल्यू रखना चाहेंगे तो ये रखी हुई q e अपॉन में m, और साथ में कौन आ जाएगा, t। तो आप इस तरीके से कि एक चार्जिंग पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा या किस स्पीड के साथ में मूव करेगा, ये भी आप इस फॉर्मूला लगा करके अप्लाई फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप फाइंड कर पाओगे। सेकेंड, अगर हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखिए s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो 0 इंटू टी हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया, s इक्वल टू कितना आएगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये आ गया जी। अब पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिक्स टाइम पीरियड के लिए कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे सपोज दैट कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, समरूप विद्युत क्षेत्र लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन को रखा, इसमें प्रोटॉन को रखा, ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, बिल्कुल। तो उसके थ्रू जो क्या है, वेलोसिटी भी आएगी और वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी करेगा। तो पर्टिकुलर अगर मैं टाइम दे दूं कि 3 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, इस तरीके से फिक्स टाइम मैंने आपको दे दिया कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा या प्रोटॉन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कि पर्टिकुलर टाइम के लिए या 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए टाइम मैंने फिक्स कर दिया, तो उस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा या प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ से कि सर एस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर आप टाइम को कांस्टेंट करके डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में रिलेशन देखोगे, टाइम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अभी अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, देन वी कैन से फॉर अ पर्टिकुलर टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रोटॉन की तुलना में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बता पाओगे, बिल्कुल। और देखिए आप, जैसे इसी फॉर्मूले को काम में लेकर के अगर मैं ऐसे टी निकाल रहा होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2s इधर आ जाएगा, उधर सर ए टी स्क्वायर बचेगा। अगर मैं ऐसे टी स्क्वायर निकाल रहा होता तो 2s के डिवाइड में a हो जाता, और t अगर फाइंड करना होता तो रूट में आ जाता आपका 2s अपॉन में a। तो यहाँ से आप क्या बता पाओगे, यहाँ से बता पाएंगे सर कि अगर s को कांस्टेंट कर दें अब हम लोग कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल, समरूप विद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन हमने प्रोटॉन रखा हुआ है, बिल्कुल। अगर अब हम टाइम को कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, अब हमने कर लिया कि सपोज दैट दोनों पार्टिकल्स को 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है या 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, किसको टाइम कम लगेगा। तो यहाँ से आप टाइम देख पाओगे, बिल्कुल, यहाँ से टाइम जो है, अगर हमने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू उसको कांस्टेंट कर दिया, तो टाइम जो है ये प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/√a के, मतलब एक्सेलरेशन के। बिल्कुल सर, कि जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। एक फिक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसको टाइम क्या लगेगा,
कम लगेगा। तो आपने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन अगर हम लोग करके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा था प्रोटॉन के कंपैरिजन में, बिल्कुल। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसको टाइम क्या लगेगा, कम। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टू टाइम ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन को टाइम ज़्यादा लगेगा। उस डिस्टेंस को कवर करने में इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा और प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आया नहीं आ पाया? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। राजस्थान बोर्ड के पर्पज से या आपकी बुक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के पर्पज से ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर आपका इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है जो आपका 12th क्लास की फिजिक्स है, उसमें 1.14 और 1.15 जो आपका एग्जाम्पल है ये आप सॉल्व करिएगा। दोनों इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करिए। नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। नहीं आएगा कोई आपको परेशानी होना नहीं है बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई चार्जिंग पार्टिकल रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट होने पर किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। और वहीं हमने ये भी देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट कर दें तो टाइम किसका ज़्यादा है किसका कम रहेगा, क्योंकि टाइम जो है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तरीके से एक्सेलरेशन पर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हमने कंपैरिजन किया, आप कोई भी चार्जिंग पार्टिकल के लिए कंपैरिजन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या समरूप विद्युत क्षेत्र आपको पूरी तरीके से आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ में इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ सकें, क्योंकि स्कूल कॉलेज और वो सब तो अभी खुले नहीं है और शायद सितंबर में जो खुलने वाले थे कि जैसे चांस था कि सितंबर में खुल सकते हैं, तो अभी गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनका खोलना है, खोलने का है या नहीं खोलने का, इस तरीके से भी कोई क्लियरी नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ में और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी हमारे साथ देखते रहें। हर चीज़ यहाँ पर आपको कम्प्लीटली कराई जाएगी। थ्योरेटिकल आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। साथ में जो हमारा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर भी चल रहा है 12th क्लास की फिजिक्स का ही, तो वो क्या है कि कुछ जो स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लास चल रही है उनके अंदर मैं इलेक्ट्रिक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव 30 नंबर चैप्टर वो कंप्लीट करा चुका हूँ। तो कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर हमारी क्लास रह गई है तो हमें अदर बच्चों के साथ में लाने के लिए, तो इसलिए मैं वो वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तो वो भी आपका कंप्लीट रहेगा, उसकी वीडियो भी मैं निरंतर मतलब रेगुलर डालता रहूँगा। और ये जो अपना चल रहा है इसको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद इसमें सेकंड चैप्टर भी लेंगे। बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप लोग द्विध्रुव पर चले जाएंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर चले जाएंगे। डाइपोल जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है।